दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में। मैं प्रदीप कुमार। दोस्तों आज का टॉपिक है नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, यानी नदियों के द्वारा कौन कौन से स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आप लोग सामने। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी मिलेगी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट देखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। प्यारे दोस्तों, तो इसमें दो कथन दिया है। पहला कथन है, कह बहते हुए जल अपरदन का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है। दूसरा कह रहा है कि अपरदन के अन्य कारक जैसे ग्लेशियर, पवन और भूमिगत जल की स्थानीय रूप से प्रभावी होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसमें जो पहला है, कह बहते हुए जल अपरदन का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है, तो ये तो सही है। अगर दूसरा हम बात करें, अपरदन के अन्य कारक जैसे ग्लेशियर, पवन और भूमिगत जल स्थानीय रूप से प्रभावी होते हैं, ये भी सही है। अर्थात दोनों कथन सही है, ऑप्शन ए और बी, एक और दो दोनों सही है। इसलिए अगर कोड की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यार दोस्तों, इसमें आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं। यानी नदी क्या करता है, यानी बहता हुआ जल, जब नदी का पानी जब बहता है और उसके द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं, तो दो प्रकार की होती हैं। एक अपरदनात्मक स्थलाकृति, दूसरा होती है निक्षेपणात्मक स्थलाकृति। तो आइए हम देखते हैं पहले अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं। यानी नदी का जल जब बहता है तो उसके कटाव से यानी कटने के द्वारा कौन कौन से स्थल रूप बनते हैं, कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, उसको हम देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि अपरदनात्मक स्थल रूप कौन कौन से हैं, जैसे जलप्रपात है, छिपकरा है, गार्ज या कैनियन है, वी आकार की घाटी है, जल गर्तिका है, नदी विसर्प या मियंडर है, नदी वेदिका है, संरचनात्मक सोपान है और क्वेस्टा। ये जितने भी अभी मैं रीड कर रहा हूँ, ये अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं प्यारे दोस्तों। उसी प्रकार राइट साइड में आप देखते हैं निक्षेपणात्मक स्थल रूप दिखाई दे रहा है। निक्षेपणात्मक स्थल रूप में क्या आता है, जैसे जलोढ़ पंख आता है, जलोढ़ शंकु आता है, प्राकृतिक तटबंध आता है, बालुका पुलिन आता है, डेल्टा आता है। तो ये चीज़ें हैं निक्षेपणात्मक है और लेफ्ट साइड में अपरदनात्मक स्थल रूप है। तो प्यारे दोस्तों, अगर इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का टॉपिक पाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक भी करिएगा, ताकि आप भूलिएगा नहीं। प्यारे दोस्तों, इसमें ऑप्शन के रूप में भी देखा जाता है कि इस तरह पूछा जाता है कि कौन सी स्थलाकृतियाँ अपरदनात्मक हैं, कौन सी स्थलाकृतियाँ निक्षेपणात्मक नदी द्वारा जो बनती हैं, उस पर भी ऑप्शन लगाने के लिए बोलता है। तो अगर आप इसको याद कर लेते हैं कौन कौन से अपरदनात्मक स्थल रूप हैं, कौन कौन निक्षेपणात्मक स्थल रूप हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल रही है। नेक्स्ट, जैसा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक नदी के कार्य से संबंधित नहीं है। कौन एक नदी कार्य से संबंधित नहीं है, तो देखते हैं। कह नदी विसर्प, प्राकृतिक बांध, संदूर और याजू। तो इसमें देखो क्या आ रहा है कि कौन सा कार्य संबंधित
नहीं है, जो कि नदी से रिलेटेड है। तो नदी विसर्ग, नदी विसर्ग क्या होता है इसको हम देखते हैं। प्यारे दोस्तों, नदी नदी एक घुमावदार यस आकार का मोड़ होता है। यस, जैसे यस होता है, यस आकार की तरह एक मोड़ होता है, पाया जाता है, जो कि मैदानी क्षेत्रों में बनता है। जब नदी के प्रवाह से एक किनारे का कटाव होता है तो दूसरे किनारों पर दूसरे किनारे पर तलछट जमा होती है। यह घुमावदार मार्ग के अधिक अवसादों के बोझ के कारण बनता है प्यारे दोस्तों, और समय के साथ साथ बढ़ता जाता है, जिससे नदी के प्रवाह का रास्ता बदलता जाता है। तो इसका जो आकार होता है यस की आकृति जैसा होता है। उसी प्रकार अगर प्राकृतिक बांध की हम बात करें तो प्राकृतिक बांध क्या होता है, तो नदी के किनारे पर अवसाद जैसे गाद और तलछट के प्राकृतिक जमाव से बनने वाले तलछट होते हैं, वे समय के साथ बनते हैं और नदी में आने वाले बाढ़ के समय पानी को नियंत्रित करने में मदद भी करते हैं, और ये प्राकृतिक रूप से निर्मित होते हैं। जबकि मानव निर्मित तटबंध जो होता है इंजीनियरों द्वारा बनाया जाता है, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से निर्मित होते हैं। तो इसमें कह रहा है प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक नदी के कार्य से संबंधित नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा जो संदूर है, ए ऑप्शन नंबर सी, ये संबंधित नहीं है। बाकी नदी विसर्ग, प्राकृतिक बांध और याजू, ये सब प्राकृतिक नदी जो होता है नदी के कार्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भू आकृति में पुनर्युवन का स्थलाकृति प्रमाण या साक्ष्य नहीं है, या साक्ष्य नहीं है। इसको ध्यान देना, नेगेटिव पूछा है। कर कटे फटे विसर्प, संरचनात्मक बेंच, युग्मित घाटी वेदिकाएं, बहुचक्री घाटी। तो इसमें हो जाएगा, कह रहा है कि कौन भू आकृति में पुनर्युवन का स्थलाकृति प्रमाण या साक्ष्य नहीं है। तो ए में भी है, कटे फटे विसर्प होते ही हैं, युग्मित घाटी वेदिकाएं भी होती, बहुचक्री घाटी होती, लेकिन जो संरचनात्मक बेंच होता है ये आपका सही, अर्थात साक्ष्य स्थलाकृतिक प्रमाण साक्ष्य नहीं होता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 का, दिखा रहा है प्राकृतिक तटबंध। प्राकृतिक तटबंध निक्षेपणात्मक कार्य के परिणाम हैं, अर्थात पवन के, हिमानी, भूमिगत जल से और हिमानी नदियों के। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी निक्षेपणात्मक कार्य के परिणाम है नदियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक तटबंध बनते हैं जब नदियां अपने तली को तीव्र गति से काटती हैं, बी नदी अपने किनारों को काटती हैं, सी नदी डेल्टा का निर्माण करती है, डी नदी बाढ़ का मलबा तटों पर जमा करती है। तो प्यारे दोस्तों, का रहा प्राकृतिक तटबंध बनते हैं, अर्थात कब बनते हैं। तो इसमें ए बी सी ये तो होगा नहीं, लेकिन जो डी ऑप्शन है, यानी नदी बाढ़ का मलबा तटों पर जमा करती है। जो नदी जब बाढ़ आती है नदी में, तो नदी जब बाढ़ का जो मलबा होता है वो तटों पर जमा करती है, तब जो प्राकृतिक तटबंध बांध जो है बनने का काम करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य निम्नलिखित में से किस आकृति का संबंध नदी के कार्यों से नहीं है। नदी के कार्यों से नहीं है। तो एक आ रहा है कि जलप्रपात है, गोकुर झील है, बरखान है, वी आकार की घाटी है।
तो किस आकृति का संबंध नदी के कार्यों से नहीं है? तो अगर हम बात करें जलप्रपात, तो जलप्रपात जिसको बोलते हैं झरना बोलते हैं, तो ये नदी के कार्यों से संबंधित है। गोखुर झील ये भी नदी कार्यों से संबंधित है। वी आकार की घाटी ये भी नदी के कार्यों से ही संबंधित है। लेकिन जो बरखान है हिमानी से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बरखान। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक कौन सी स्थलाकृति नदी निक्षेपण से संबंधित नहीं है? तो जलोढ़ पंख ये नदी निक्षेपण से संबंधित है। प्राकृतिक तटबंध ये भी नदी निक्षेपण से संबंधित है। भग्नाश्म शंख ये भी नदी निक्षेपण से संबंधित है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है विसर्प, ये नदी निक्षेपण से संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 37 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नांकित में से विसर्पों का निर्माण किस क्रिया से होता है? विसर्पों का निर्माण किस क्रिया से होता है? बहता हुआ जल से होता है, पवन से होता है, हिमनद से होता है, भूमिगत जल से होता है। तो विसर्पों का निर्माण किस क्रिया से होता है? तो पवन से तो होगा नहीं, भूमिगत जल से भी नहीं होगा, हिमनद से भी नहीं होगा। लेकिन विसर्पों का निर्माण प्यारे दोस्तों बहता हुआ जल से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट वर्ग से संबंधित नहीं है? तो जलोढ़ पंख दिया है, प्राकृतिक तटबंध दिया है, बाढ़ निर्मित मैदान दिया है, नदी विसर्प दिया है। तो कह रहा है कौन विशिष्ट वर्ग से संबंधित नहीं है? तो अगर इसकी हम बात करें जलोढ़ पंख और प्राकृतिक तटबंध और बाढ़ निर्मित मैदान, ये तीनों ऐसी हैं जो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ हैं। लेकिन जो नदी विसर्प हैं ये अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं। इसलिए कारक कौन विशिष्ट वर्ग से संबंधित नहीं है, तो अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नदी विसर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारा वी आकार की घाटी का निर्माण किया जाता है। वी आकार की घाटी का निर्माण किया जाता है हिमानी द्वारा, परिहिमानी द्वारा, नदी द्वारा, सागरी तरंगों द्वारा। तो वी आकार की घाटी का निर्माण प्यारे दोस्तों हिमानी द्वारा तो होगा नहीं, परिहिमानी द्वारा भी नहीं होगा, सागरी तरंगों द्वारा भी नहीं होगा। जो भी वी आकार की घाटी का निर्माण होता है नदी के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन होने से निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण संभव है? तो आधार तल का ऋणात्मक परिवर्तन होने से अर्थात ह्रासपन होने से किस स्थलाकृति का निर्माण संभव है? तो संरचनात्मक सोपान बनेगा, जलोढ़ शंख होगा, यह होगा, नदी वेदिकाएं होंगी। तो ये हो जाएगा संरचनात्मक सोपान, यानी स्थलाकृति का जो निर्माण बनेगा जो संभव होगा वो होगा संरचनात्मक सोपान, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कार्य पूर्ववर्ती सरिताएं भौतिकी संरचना से समायोजित होती हैं। बी पूर्ववर्ती सरिताएं क्रमवर्ती सरिताएं होती हैं। सी पूर्ववर्ती सरिताएं आक्रमवर्ती सरिताएं होती हैं। डी पूर्ववर्ती सरिताएं अनुवर्ती सरिताएं होती हैं।
तो ये हो जाएगा आपका कारक कौन कथन सही है। तो भौतिक संरचना से समायोजित होती हैं, तो ये भी सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कथन सही है, अर्थात भौतिक संरचना से समायोजित होती हैं, ये सही नहीं है। बी अगर बात करें पूर्ववर्ती सरिताएँ क्रमवर्ती सरिताएँ होती हैं, ये भी सही नहीं है। लेकिन और पूर्ववर्ती सरिताएँ अनुवर्ती होती हैं, ये भी ऑप्शन नंबर डी ये भी गलत है। लेकिन पूर्ववर्ती सरिताएँ अनुक्रमवर्ती सरिताएँ होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पूर्ववर्ती सरिताएँ आक्रमवर्ती सरिताएँ होती हैं, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सामान्य दशाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी क्रिया द्वारा उत्पन्न लक्षणों का सही क्रमिक विकास है। सही क्रमिक विकास है, तो इसमें देखेंगे, बहुत ही बारीकी से देखना होगा प्यारे दोस्तों। कारा जलप्रपात विसर्प रोधिकाएँ नदी वेदिकाएँ गोखुर झील, इसी प्रकार सब इधर उधर करके दिया है ABCD में चारों में। तो इसमें हम बताना चाहेंगे आपको, जो ऑप्शन नंबर सी है, कह रहा है कि जो ऑप्शन नंबर सी है, इसमें सामान्य दशाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी क्रिया द्वारा उत्पन्न लक्षणों का सही क्रमिक विकास होता है। जो क्रमिक विकास होता है, सबसे पहले जलप्रपात होता है, फिर नदी वेदिकाएँ उत्पन्न होती हैं, फिर विसर्प होता है, फिर रोधिकाएँ होती हैं, और सबसे लास्ट में गोकुल झील बनने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 43 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारा महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद कहलाते हैं। महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद क्या कहलाते हैं। ज्वालामुखी कहलाते हैं, भूजात कहलाते हैं, कि खारे पानी के पौधे कहलाते हैं, कोई नहीं। तो ये आपको देखने को मिल रहा है प्यारे दोस्तों। जैसा कि स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद कहलाते हैं, यानी ज्वालामुखी हो रहा है, भूजात खारे पानी के पौधे। अगर भूजात की हम बात करें, तो भूजात होता क्या है प्यारे दोस्तों। तो भूजात का अर्थ होता है वृक्ष या पेड़ होता है। यह शब्द पृथ्वी यानी भू उत्पन्न जात से मिलकर बना है, यानी भू उत्पन्न जात से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है पृथ्वी से उत्पन्न होने वाला। अर्थात इसका अगर अर्थ की बात करें, तो वृक्ष होता है या पेड़ होता है। और भूजात की अगर हम बात करें इसका अर्थ की दृष्टि से, तो पृथ्वी से उत्पन्न होने वाला भू प्लस जात, भू प्लस जात अर्थात उत्पन्न होने वाला पृथ्वी और उत्पन्न से मिलकर बना है, और जिसका मतलब होता है पृथ्वी से उत्पन्न होने वाला जो भी होती हैं, पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, उसको भूजात की संज्ञा दी गई है। तो इसमें कह रहा है महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद कहलाते हैं। तो ज्वालामुखी, भूजात, खारेपन के पौधे, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद भूजात कहलाते हैं। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेस्टा नदी अपर्दन के किस अवस्था का भूरूप है। इस प्रकार का अगर शब्द आ जाता है तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो हम बताना चाहेंगे, जो मैं बता रहा हूँ, मैंने बोला था कि वीडियो के अंत तक आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा, तभी आपको कुछ जानकारी मिलेगी। तो इसमें दिया है क्वेस्टा नदी अपर्दन किस अवस्था का भूरूप है।
तो क्वेस्टा होता क्या है, आइए देखते हैं। क्वेस्टा एक संरचनात्मक स्थल रूप होता है। क्वेस्टा एक संरचनात्मक स्थल रूप होता है जो उन इलाकों से बनती है जहाँ कठोर और कोमल चट्टानों की परतें होती हैं, एक के बाद एक, और झुकाव असंस्तर के रूप में पाई जाती है। परिणाम यह होता है कि कोमल या मृत चट्टानों का कटाव तेजी से होता है और कठोर चट्टान एक लंबी पहाड़ियों की श्रृंखला के रूप में शेष बचती है। तो एक क्वेस्टा का मतलब होता है जो शेष बचती है। इसमें कह रहा है क्वेस्टा नदी अपर्दन की किस अवस्था का भूरूप है, तो ये हो जाएगा, यानी कह रहा है युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, उपयुक्त में से कोई अवस्था नहीं। तो कह रहा है कि क्वेस्टा नदी अपर्दन की किस अवस्था का भूरूप होता है, तो प्यारे दोस्तों ये युवावस्था का रूप होता है, भूरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी भूदृश्य में जलप्रपातों और क्षिप्रिकाओं की बहुलता द्योतक हैं, युवावस्था का, प्रौढ़ावस्था का, वृद्धावस्था का, समप्राय मैदान, पेनीप्लेन अवस्था का। तो इसमें हो जाएगा, किस भूदृश्य में जलप्रपातों और क्षिप्राओं की बहुलता पाई जाती है, बहुलता का द्योतक होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी युवावस्था। युवावस्था में ही भूदृश्य में जलप्रपातों क्षिप्राओं की बहुलता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, नदी अपर्दन चक्र के किस चरण में मोनाड नाक दिखाई देते हैं। प्यारे दोस्तों, नदी अपर्दन चक्र के किस चरण में मोनाड नाक दिखाई देते हैं, तो पहले हम देखते हैं कि मोनाड नाक होता क्या है। आइए देखते हैं। जो प्यारे दोस्तों, मोनाड नाक एक भूवैज्ञानिक शब्द है। पहले तो ये जान लीजिए, मोनाड नाक एक भूवैज्ञानिक शब्द होता है जो मैदानी या पठारी क्षेत्र में अपर्दन से बची हुई कठोर चट्टान की एक अकेली और ऊंची पहाड़ी जैसी संरचना होती है। और मोनाड नाक का शाब्दिक अर्थ अकेली पहाड़ी होता है और यह किसी ऐसे क्षेत्र में दिखाई देती है जहां आसपास की ज़मीन का क्षरण हो गया होता है। तो ये तो रहा मोनाड नाक क्या होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नदी अपर्दन के चक्र के किस चरण में मोनाड नाक दिखाई देता है। क्या दोस्तों, प्रारंभिक अवस्था में, युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में। तो ये हो जाएगा आपका, यानी जो मोनाड नाक दिखाई देता है किस चरण में, जो सबसे अंतिम अवस्था होती है जिसको कहते हैं वृद्धावस्था, अर्थात वृद्धावस्था में मोनाड नाक ये दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण से संबंधित है। इसमें दिया है कथन है, कथन है वृद्धावस्था में नदियाँ अत्यधिक विसर्पण करती हुई प्रवाहित होती हैं। वृद्धावस्था में नदियाँ अत्यधिक विसर्पण करती हुई प्रवाहित होती हैं। और दूसरा कारण दिया है, कारण आर दिया है, वृद्धावस्था में नदियों की भार वहन क्षमता समाप्त प्राय होती है, यानी समाप्त प्राय होती है, समाप्त हो जाती है। वृद्धावस्था में नदियों का जो भार का वजन ले जाने का जो वजन होता है लगभग समाप्त हो जाती है। तो इसमें हम आपको जानना चाहेंगे, दिया है ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसमें हम पहले ये जान लेते हैं, जो एक कथन है दूसरा कारण दिया है। तो पहला देखते हैं, कह रहा है वृद्धावस्था में नदियाँ अत्यधिक विसर्पण करती हुई प्रवाहित होती हैं। तो पहला नंबर ए कथन जो है गलत है, कथन ए गलत है। अगर कारण की हम बात करें, वृद्धावस्था में नदियों का भार वहन क्षमता समाप्त
समाप्त प्रायः होती है नहीं, अर्थात ए सही है, आर सही है। इसमें ए गलत है, यानी पहला गलत है और परंतु आर सही है। जो आर कारण है वो सही है लेकिन कथन गलत है। तो इसमें कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डी सही हो जाएगा, यानी ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपर्दन तथा निक्षेप द्वारा सतह की सभी असमानताएं समाप्त हो जाती हैं। इससे निर्माण होता है मोनाड नाग का निर्माण होता है, पेडी प्लेन का निर्माण होता है, संप्राय मैदान का निर्माण होता है, उपयुक्त में से किसी का नहीं। कारण नदी की अंतिम अवस्था, नदी की जो अंतिम अवस्था होती है में क्षैतिज अपर्दन और निक्षेप द्वारा सतह की सभी समानताएं समाप्त हो जाती हैं। इससे निर्माण होता है, इससे निर्माण होता है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें जो संप्राय मैदान होता है, संप्राय मैदान का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। फिर कह रहा है किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी और संकीर्ण घाटी को क्या कहते हैं? संकीर्ण घाटी को कहते हैं कगार कहते हैं, कटक कहते हैं, भृंग कहते हैं, महाखड्ड कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी और संकीर्ण घाटी को, तो इसमें महाखड्ड कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सरिता अपहरण की अधिक संभावना होगी, यानी सरिता अपहरण की अधिक संभावना कब होगी? आधार तल ऊंचा होगा, सरिता अपहरण की अधिक संभावना होगी जब आधार तल ऊंचा होगा, नहीं, ये गलत है। बी, आधार तल नीचा होगा, ये भी गलत है। कह रहा सरिता अपहरण की अधिक संभावना होगी, कब होगी? जब जल विभाजक के दोनों ओर ढाल प्रवणता होगी, ये भी गलत है। जल विभाजक के दोनों ओर ढाल प्रवणता में अधिक अंतर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसमें, कि सरिता अपहरण की अधिक संभावना तब होगी जब विभाजक दोनों ओर ढाल प्रवणता में अधिक अंतर। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। तो नदी का अधिकतम दबाव एक स्थगन में चलता है, अर्थात ये सही है। दूसरा कह रहा है नदी अपने लंबवत तट को सीधे तट की अपेक्षा अधिक काटती है, तो ये भी सही है। फिर कह रहा है नदी पर भार बढ़ने पर अपरदन क्षमता कम हो जाती है, यानी नदी पर जब भार बढ़ता है तो अपरदन क्षमता कम हो जाती है, अर्थात ये गलत है। डी कह रहा है जब वेग अधिक होता है तो नदी अधिक भार लेकर चलती है, अर्थात ये भी सही है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, अर्थात जो सी है सत्य नहीं है। और उस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए कौन सा सत्य नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी से दोस्तों, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें, जिससे जैसे ही हम वीडियो को डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। धन्यवाद दोस्तों।